बार का जिक्र है कि एक अजीम सल्तनत में खुशियों का मेला लगा हुआ था। हर तरफ चरागा था, गली कूचे फूलों से सजे थे और लोग खुशी से झूम रहे थे। उस दिन का इंतजार बरसों से किया जा रहा था, क्योंकि सल्तनत की हसीनो जमील राजकुमारी की शादी होने वाली थी। राजकुमारी अपनी खूबसूरती के सबब मशहूर थी। जिस किसी ने भी उसका दीदार किया, दिल पिघला बैठा। जब वक्त आया तो उसने सबसे खूबसूरत और दिलकश राजकुमार को अपना शरीके हयात चुना। सब खुश थे, लेकिन तकदीर कुछ और लिख चुकी थी। शादी का दिन तुलू हुआ तो महल के हर कोने में खुशबू और रोशनी का जादू बिखरा हुआ था। राजकुमारी अपने कमरे में तैयार हो रही थी। कीमती रेशमी लिबास, सोने और जवाहरात से जुड़ा हुआ दुपट्टा और माथे पर चमकता हुआ झूमर। वो वाकई किसी परियों की शहजादी लग रही थी। नौकरानियां हैरत से उसे तकने लगीं। सुभान अल्लाह, हमारी राजकुमारी की खूबसूरती का कोई जवाब नहीं। जब राजकुमार आपको देखेंगे तो बस दीवाने हो जाएंगे। राजकुमारी ने हल्की सी शर्मीली मुस्कुराहट के साथ आईने में अपना अक्स देखा, लेकिन अचानक वो अपने लंबे घाघरा के पुलों में उलझकर जरा सा लड़खड़ा गई और करीब रखे सुनहरी स्टूल से टकरा गई। एक तेज किनारे ने उसके नाजुक रुखसार को छू लिया। आह! वो हल्की सी चीखी और हाथ अपने गाल पर रख लिया। आईने में नजर डाली तो उसका दिल दहल गया। ये मेरे चेहरे पर खराश कहाँ से आ गई? उसने घबरा कर कहा। नौकरानियां दौड़ती हुई आईं। राजकुमारी, ये तो बहुत मामूली सा निशान है, कोई बात नहीं, कुछ देर में मांद पड़ जाएगा। लेकिन राजकुमारी की आंखों में आंसू तैरने लगे। मेरी शादी के दिन मेरे चेहरे पर ये दाग क्यों आया? वो बेकरारी के आलम में फौरन अपने राजकुमार के पास दौड़ी और कांपती आवाज में बोली, मेरे महबूब, देखो मेरे चेहरे पर ये खराश। राजकुमार ने एक लम्हे के लिए उसके चेहरे को गौर से देखा। उसकी आंखों में हैरत और फिर सख्ती झलकने लगी। उसने सर्द लहजे में कहा, नहीं, अब मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। ये अल्फाज राजकुमारी के दिल पर बिजली बनकर गिरे। उसकी दुनिया उजड़ गई। वो तड़पते दिल और बहते आंसुओं के साथ वहाँ से भाग निकली। राजकुमारी रोती हुई भागती भागती शाही बाग में जा पहुंची। ये बाग सदियों से शाही खानदान के लिए मुकद्दस समझा जाता था। दरख्तों की टहनियां जैसे सरगोशियां कर रही थी, फूलों से खुशबू उठ रही थी और हवा में एक पुरअसरार खामोशी घुली हुई थी। वो घास पर गिर पड़ी और जमीन पर रेंगते हुए छोटे कीड़ों को देखने लगी। उसके होठों पर एक कड़वी मुस्कुराहट आई। मैं हमेशा से उन्हें पसंद करती थी, ये नन्हे कीड़े, शायद इसलिए कि ये भी मेरी तरह आम और अधूरे लगते हैं, लेकिन उनकी अपनी एक खूबसूरती है। इतने में बाग के अंदर रोशनी की 3 लकीरें उभरें। वो 3 कदीम जादूगर रूहें थीं जो सदियों से इस सल्तनत की मुहाफिज थीं। इनके वजूद नीम शफ्फाफ और चमकती धुंध की मानिंद थे। एक की आवाज सर्द और संजीदा थी, दूसरी की नर्म हमदर्द और तीसरी की आवाज में अजीब सा तंज भरा हुआ था। पहली रूह ने सरगोशी की, बेचारी लड़की, इसके दिल पर कितना बोझ है। दूसरी रूह ने जवाब दिया, अगर हम इसके जख्म को मिटा भी दें तो क्या फर्क पड़ेगा, असल मसला तो लोगों की आंखें हैं जो खामियों को बर्दाश्त। तीसरी रूह हंसी, हाँ राजकुमारी, तुमने अपनी हकीकत छुपा रखी थी ना? क्या तुम्हारे राजकुमार को पता था कि तुम्हें नाचना नहीं आता, या ये कि तुम्हें कीड़े मकोड़े पसंद हैं? ये तुम्हारी असल हकीकत है और तुमने इसे छुपाया। राजकुमारी ने आंसू भरी आंखों से उनकी तरफ देखा और चीख कर कहा, नहीं, वो मुझे मेरी हकीकत समेत कबूल नहीं करता। ए रूहों, बराए मेहरबानी मेरी मदद करो। रूहें एक दूसरे को देखने लगीं। उनके चेहरों पर तजब्जुब था। आखिरकार उन्होंने दिल पर पत्थर रखकर जादू करना शुरू किया। हुआ में पुरस्कार रोशनी के दायरे बनने लगे। जमीन कांपने लगी और परिंदे डर कर उड़ गए। लेकिन जादू का असर कुछ और ही निकल आया। चंद ही लम्हों में राजकुमारी के नाजुक हाथ सख्त और खिरदरे छिलकों में बदल गए। उसके बाल सांप की मानंद लहराए और उसका जिस्म बुल खाता हुआ एक बड़े सांप की शक्ल इख्तियार कर गया। राजकुमारी की आंखों से बहते आंसू अब चमकते मोतियों की तरह जमीन पर गिर रहे थे। उसने रिंधी हुई आवाज में कहा, खुदा हाफिज मेरे खानदान, मेरे दोस्त और तुम मेरी प्यारी रूहो। और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता रेंगती हुई बाग से निकल गई। सांप बनी राजकुमारी रेंगती रेंगती जंगल की गहराइयों में पहुंच गई। थकन से चोर वो एक बड़े पत्थर पर चढ़कर बैठ गई। ठंडी हुआ उसके खौल पर चिपकने लगी और दूर कहीं उलों की आवाज गूंजी। उसके गिर्द छोटे छोटे जुगनू और कीड़े मकोड़े इकट्ठे हो गए। वो उन्हें देखकर धीरे से मुस्कुरा उठी। तुम ही मेरे सच्चे दोस्त हो, उसने दिल ही दिल में कहा। लेकिन उसके दिल की गहराई में एक बोझ, एक कर्ब, एक शिकस्त छुपी हुई थी। इसी लम्हे झाड़ियों में खड़खड़ाहट हुई। एक आदमी, लंबा कद, कांधे पर तरकश और हाथ में मशल थामे वहाँ से गुजरा।
जैसे ही रोशनी उस पर पड़ी वो चूक उठा। या खुदा, उसने पीछे हटते हुए कहा, ये क्या है, एक सांप? मगर फिर उसकी आंखें ठहर गईं। वो झुककर गौर से देखने लगा। नहीं नहीं, ये आम सांप नहीं, इसकी आंखों में तो इंसानियत की झलक है। क्या तुम सांपों की राजकुमारी हो? राजकुमारी ने सर झुका लिया। उसकी आंखों से एक आंसू फिसला और जमीन पर गिरकर चमक उठा। मैं क्या करूं, मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है। मैं अब न इंसानों में की जा सकती हूँ, न जंगल के जानवरों में। आदमी ने अपनी मशल नीचे रखी और नर्म लहजे में कहा, अधूरेपन का मतलब ये नहीं कि जिंदगी खत्म हो गई। करीब ही एक झोपड़ी है, वहाँ तुम महफूज रह सकती हो। कोई तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचाएगा। राजकुमारी ने सर उठाया। पहली बार उस अजनबी के चेहरे को देखा। उसकी आंखों में नरमी और खुलूस था, जैसे वो वाकई उसे दुश्मन नहीं बल्कि एक बेबस मुसाफिर समझ रहा हो। यूं वो आदमी जिसका नाम जेफरी था और जो एक नेक दिल शिकारी के तौर पर मशहूर था, उसे अपने साथ ले गया। चांदनी रात में दोनों की परछाइयां जंगल की गहरी खामोशी में एक नए राज की तरह गुम होती चली गईं। जेफरी अब रोज शाम ढलते ही जंगल की झोपड़ी में आता। वो अपने कंधे पर शिकारी थैला लटकाए खाने पीने का सामान लाता और अक्सर किसी नदी के किनारे से ताजा पानी भरकर लाता। झोपड़ी में दाखिल होते ही वो मुस्कुराकर कहता, लो, आज के लिए तुम्हारा खाना हाजिर है। राजकुमारी, जो अब अपने नए वजूद को किसी हद तक कबूल करने लगी थी, नम आंखों से बोली, शुक्रिया जेफरी, अगर तुम ना होते तो मैं कब की भूख और तन्हाई से हार मान चुकी होती। जेफरी ने बेफिक्री से हंसकर कहा, इसमें शुक्रिया की क्या बात है, मुझे तुम्हारे साथ वक्त गुजारकर सुकून मिलता है। तुम मेरी दोस्त हो, मेरी सांप वाली दोस्त। राजकुमारी के होठों पर पहली बार एक नर्म मुस्कुराहट खुल उठी। और तुम मेरे सबसे करीबी दोस्त हो, वो दोस्त जिसने मुझे जैसे हूँ वैसे कबूल किया। एक शाम जेफरी झोपड़ी के दरवाजे पर बैठा फिक्रमंद सा आसमान की तरफ देख रहा था। उसके चेहरे पर उदासी और थकन के साए थे। राजकुमारी ने करीब आकर आहिस्ता से पूछा, जेफरी, क्या हुआ, तुम इतने खामोश क्यों हो? जेफरी ने गहरी सांस ली और बोला, मेरे इलाके के लोग बहुत मुश्किल में हैं। हर रात डाकू आकर लौटमार करते हैं। औरतें और बच्चे खौफ में जी रहे हैं। काश मैं उनके लिए कुछ कर पाता। राजकुमारी ने उसकी तरफ देखा और सर झुकाकर कहा, तुम अकेले नहीं हो जेफरी, मैं तुम्हारे साथ हूँ। चाहे कोई भी खतरा क्यों ना हो, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी। एक रात जब जेफरी सो गया, राजकुमारी ने फैसला किया कि वो खामोश नहीं बैठेगी। वो रेंगती हुई झोपड़ी से निकली और जंगल के घप अंधेरे में गायब हो गई। काफी देर बाद वो एक खुली जगह पर पहुंची, जहां डाकू आग जलाकर बैठे मंसूबे बना रहे थे। राजकुमारी छांव में छुपी रही और उनकी सरगोशियां सुनने लगी। कल रात हम गांव पर हमला करेंगे, फिर आगे बढ़कर किले तक रास्ता साफ करेंगे। एक और डाकू हंसा और जब वक्त आएगा हम जेफरी को भी खत्म कर देंगे। राजकुमारी का दिल धक से रह गया। वो जान गई कि ये महज झोपड़ी तक का खतरा नहीं, बल्कि पूरे इलाके के लिए तबाही थी। चंद ही दिन गुजरे थे कि एक सियाह रात डाकुओं ने झोपड़ी पर धावा बोल दिया। शोरो गल से जंगल गूंज उठा। दरवाजे पर धड़ धड़ की आवाजें आईं। जेफरी ने फौरन तलवार संभाली और बेखौफ होकर डाकुओं का मुकाबला करने लगा। पीछे रहो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, उसने ललकार कर कहा। राजकुमारी के दिल की धड़कन तेज हो गई, मगर वो जेफरी की बहादुरी पर हैरान रह गई। कई डाकू जमीन पर गिरे और आखिरकार जेफरी ने अपनी जान पर खेलकर उसे बचा लिया। इस रात के बाद उसने फैसला किया कि राजकुमारी को अब झोपड़ी में छुपाना मुमकिन नहीं। अगली सुबह जब जंगल की हवा नर्म धुंध के साथ झोपड़ी को घेरे हुए थी, उसने अपनी सफेद घोड़े की लगाम थामी और रवाना होने लगा। राजकुमारी, जो अपनी असलियत छुपाए हुए सांप की शक्ल में थी, उसके सफर के थैले में दबक गई। रास्ते में वो कभी कभार अपना छोटा सा सर बाहर निकाल कर देखती और जब महल के ऊंचे मीनार आसमान को छूने लगे तो उसकी आंखें हैरत से फैल गईं। वो आहिस्ता से बोली, जेफरी, ये तो महल है, क्या ये सब तुम्हारा है? जेफरी मुस्कुरा दिया मगर खामोश रहा। घोड़ा धीरे धीरे महल के सुनहरी दरवाजों से गुजरता हुआ सहन तक पहुंचा। वहां शाही सिपाहियों ने झुककर सलाम किया और फिर शानदार हॉल में बादशाह और मलका उनके मुंतजिर थे। बादशाह ने भारी आवाज में कहा, जेफरी बेटे, तुम हमेशा सफर और मुहिमजुई पर क्यों रहते हो, और ये तुम्हारे थैले में क्या छुपा है? मलका ने भी तजस्सुस से आगे बढ़कर पूछा, क्या राज है जो तुम हमसे पोशीदा रखे हुए थे? जेफरी ने नरमी से थैला खोला। उसमें से सांप बाहर निकला और मुअद्दिबाना लहजे में सलाम किया। बादशाह और मलका एक लम्हे कोशिश दर रह गए। राजकुमारी, जो सांप की शक्ल में थी, बोली, मैं आप सबको खबरदार करने आई हूँ। करीबी जंगल में कुछ लोग साजिश कर रहे हैं।
वो जल्द ही महल पर यलगार करने वाले हैं। मैंने उनकी सरगोशियां सुनी हैं और ये खबर आप तक पहुंचाना अपना फर्ज समझा। बादशाह और मलका ने एक दूसरे को देखा। उनके चेहरों पर तशवीश के साए छा गए। जेफरी ने आगे बढ़कर कहा, ये मेरी अजीज दोस्त है और अब से ये मेरे साथ ही रहेगी। मलका ने नर्म मुस्कुराहट के साथ सर हिलाया, मगर बादशाह की आंखों में फिक्र की झलक साफ दिखाई दे रही थी। सब जानते थे कि खतरा करीब है। रात की तारीकी में अचानक किले के बड़े दरवाजे टूटकर गिरे और डाकू महल के अंदर घुस आए। तलवारों की झनकार, सिपाहियों की ललकार और औरतों की चीखों से फिजा लरज उठी। जेफरी ने अपनी तलवार थाम ली और अपने लोगों की हिफाजत के लिए आगे बढ़ा। राजकुमारी भी पीछे न हटी। सांप के वजूद में होने के बावजूद उसने अपनी बहादुरी का सबूत दिया। वो रिंग कर डाकुओं के सामने आ खड़ी हुई और अपनी खौफनाक सरसराहट से उनका हौसला तोड़ दिया। कई डाकू कांपते हुए पीछे हटने लगे। इसी लम्हे जेफरी ने सबके सामने बुलंद आवाज में कहा, सब सुन लो, चाहे तुम एक सांप ही क्यों ना हो, मेरे लिए तुम इतनी ही कीमती हो जितनी पहले थी। मैं तुमसे दिल की गहराइयों से मोहब्बत करता हूँ, चाहे तुम किसी भी रूप में रहो। जैसे ही उसके अल्फाज महल की फिजा में गूंजे, एकदम रोशनी का हौला राजकुमारी के गिर्द फैल गया। लम्हों में जादू टूट गया और वो अपनी असली सूरत में लौट आई। सुनहरी रोशनी में नहाई हुई, पहले से भी ज्यादा हसीन और जमील। राजकुमारी ने हैरत से अपने हाथों और चेहरे को छुआ। आंखों में आंसू तैरने लगे। ये कैसे हुआ? वो धीमी आवाज में बोली। इस लम्हे जेफरी की आंखों में खुशी के आंसू झलकने लगे। वो आगे बढ़ा और राजकुमारी का हाथ थामकर मुस्कुरा दिया। पूरा महल खुशी के नारों और तालियां बजाते दरबारियों से गूंज उठा। कुछ दिनों बाद राजकुमारी अपने आबाई सल्तनत वापस लौटी, जहां उसके वालिदैन बेहद खुशी और शुक्रगुजारी के साथ उसका इस्तकबाल करते हैं। जेफरी भी जल्द ही एक बाज़ाब्ता बारात और शादी का पैगाम लेकर वहां पहुंचा। दोनों सल्तनतों के दरमियान न सिर्फ मोहब्बत बल्कि एक नया रिश्ता जुड़ गया। राजकुमारी और जेफरी के दिल रफ्ता रफ्ता एक दूसरे में मुकम्मल तौर पर रिच बस गए और आखिरकार दोनों की शादी बड़ी धूमधाम से अंजाम पाई। इनके मिलाप पर दोनों बादशाहतों में जश्न मनाया गया। शादी के कुछ ही दिन बाद राजकुमारी एक दिन अपने महल के उसी बाग में जा पहुंची जहां कभी उसने रूहों की सरगोशियां सुनी थीं। वो हैरान होकर बोली, ये सब, ये जादू, ये आजमाइशें आखिर क्यों थीं? बाग की खामोश फजाओं में फिर वही मध्यम सरगोशियां गूंजी। हमने ये सब इसलिए किया ताकि तुम अपने सच्चे दिल के साथी को पहचान सको। तुम्हारी हकीकी मोहब्बत वही है जो तुम्हें हर रूप में कबूल करे। राजकुमारी की आंखों में आंसू तैरने लगे, मगर इस बार ये आंसू शुक्रगुजारी और सुकून के थे। उसने मुस्कुराकर आसमान की तरफ देखा और दिल ही दिल में कहा, शुक्रिया कि तुमने मुझे मेरा सच्चा प्यार दिखाया।